Hello everyone, welcome to the Pharma Simplified by Dr. Suman Bharti. Today we will discuss one more topic from the NSAID, that is aspirin. तो एस्प्रिन वन ऑफ द ड्रग्स ऑफ द NSAID. एस्प्रिन को हम लोग एसिटाइल सैलिसाइलिक भी बोलते हैं. एस्प्रिन जो है हमारा वो प्रोटोटाइप ड्रग है. तो today we will cover in this topic are objectives, introduction, mechanism of action, pharmacological action, therapeutic user, adverse effect, contraindication, and all this. So we will discuss the first one, introduction. How we will define aspirin. Aspirin को हम लोग define कैसे करेंगे? तो aspirin is the oldest drug of NSAID. Generic name is acetyl salicylic acid. It is introduced in 1899 and derived from the acid that is called salicylic acid. Okay. It is irreversibly inhibits cyclooxygenase COX enzyme. Remember, एस्प्रिन इज द ओनली NSAID ड्रग्स दैट इरिवर्सिबली इनहिबिट कॉक्स. मतलब कि पूरे NSAID में एस्प्रिन ही एक ऐसा ड्रग है जो कि NSAID को इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है, इनहिबिट द कॉक्स एंजाइम. नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द एस्प्रिन कि क्यों एस्प्रिन यूनिक है. सबसे फर्स्ट इज दैट कि एस्प्रिन जो है हमारा वो प्रोटोटाइप ड्रग है. एस्प्रिन इज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड. इट इज रैपिडली कन्वर्टेड इनटू द बॉडी टू सैलिसाइलिक एसिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द एक्शन. इसलिए हम लोग इसे प्रोटोटाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये बॉडी में जाता है तो ये एक एसिड में कन्वर्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड. यही जो सैलिसाइलिक एसिड है वो फंक्शन परफॉर्म करता है एस्प्रिन का. ठीक है. It is non-selective COX inhibitor. That means it inhibit both COX-1 enzyme and COX-2 enzyme. Next, it is the important point. Aspirin irreversibly inhibits the COX enzyme. That means इसका मतलब क्या होता है कि irreversibly inhibit करना, मतलब कि एस्प्रिन का एक हमारा फंक्शन होता है एंटी प्लेटलेट फंक्शन. तो एक बार अगर वो irreversibly प्लेटलेट फंक्शन इनहिबिट हो गया तो वो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट 7 to 8 डेज या 8 to 10 डेज तक वो ये कंटिन्यू रहेगा. मतलब कि एक एस्प्रिन हमारा अगर ये लिया जाए तो एंटीप्लेटलेट इफेक्ट 7 to 10 डेज तक वो कंसिस्ट रहता है. इसलिए 1 dose of aspirin inhibit platelet function for the 7 to 10 days. It is an important point and exam point of view, it's we should remember this, that is aspirin irreversibly inhibit COX enzyme. इसका मतलब क्या होता है कि 1 dose of aspirin inhibit platelet function for 7 to 10 days. That's why we should use aspirin in the low dose for antiplatelet function. Okay, next we will come to the mechanism of action कि how it will work. चूँकि ये हमारा NSAID का ड्रग्स है तो सेम वे दैट्स द mechanism of NSAID similar to the aspirin. Aspirin acetyl salicylic acid phospholipid act on the phospholipid of cell membrane. Cell membrane converted into arachidonic acid by the enzyme phospholipase A2, and this arachidonic acid reduce the enzyme called cyclooxygenase. There is a two form of cyclooxygenase, COX-1 and COX-2. In this cyclooxygenase enzyme aspirin is act. चूँकि aspirin जो हमारा नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर है तो वो हमारा डायरेक्ट COX-1 और COX-2 दोनों पे एक्ट करेगा. तो एस्पिरिन irreversibly acetyl serine residue 529 on COX enzyme and irreversible inhibition produced. Then what happened? जब ये इनहिबिशन होगा हमारा COX-1 and COX-2, there is a inhibition of prostaglandin, that is PGE2, PGI2, PGD2 and thromboxane A2. thromboxane को हम लोग शॉर्ट में TXA2 भी लिखते हैं. तो इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन रिड्यूस होने के कारण एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, एंटीपायरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है एंड एंटी इन्फ्लामेटरी. और थ्रोम्बोक्सिन इफेक्ट रिड्यूस होने के कारण हमारा प्रोड्यूस होता है एंटी प्लेटलेट इफेक्ट. ये हमेशा याद रखना कि एंटी प्लेटलेट इफेक्ट जो हमारा एस्पिरिन का होगा वो हमेशा लो डोज में होगा. ठीक है, क्योंकि अभी हमने नेक्स्ट पिछले साइड में पढ़ा कि 1 dose इनहिबिट प्लेटलेट इनहिबिशन फॉर 7 to 10 days.
तो रिड्यूस थ्रोम्बोक्सिन प्रोडक्शन, डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन। इसलिए एस्पिरिन जो होता है वो कार्डियक पेशेंट में इम्पॉर्टेंट ड्रग होता है जो दिया जाता है, क्योंकि ये थ्रोम्बस को फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। हाउ? बाय डिक्रीज द प्लेटलेट एग्रीगेशन। एंड हाउ प्लेटलेट एग्रीगेशन डिक्रीज? बाय द डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 एंजाइम। ठीक है, वन मोर रिमेंबर थिंग, हम लोग लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, इस स्लाइड में भी हम लोग इसको याद रखेंगे। platelets cannot synthesize new COX enzyme, therefore effect of the aspirin lasts for the 7 to 10 days. It is an important key points for the exam point of view. Okay, now come to the next slide is pharmacological action. What are the action are? Anti-analgesic, antipyretic, anti-inflammatory, antiplatelet, acid-base and electrolyte effects, CVS, GIT and urate function. एनाल्जेसिक इफेक्ट क्या होता है हमारा? प्रोड्यूस माइल्ड टू मॉडरेट पेन एट विच डोज? एस्पिरिन प्रोड्यूस एनाल्जेसिया इफेक्ट एट द डोज ऑफ 2 to 3 ग्राम पर डे। वी शुड रिमेंबर दिस, एनाल्जेसिक इफेक्ट एस्पिरिन का हमारा 2 से 3 ग्राम पर डे पे प्रोड्यूस होता है। We can take 2 to 3 gram in multiple divided dose. Aspirin relieve pain without causing sedation, respiratory depression or dependence. क्योंकि एस्पिरिन जो है ओपाइड ग्रुप से लेस एनाल्जेसिक प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए वह सेडेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड डिपेंडेंस वगैरह नहीं प्रोड्यूस करता, जैसे टूथेक, हेडेक, म्यूकोस्केलेटल पेन, माइग्रेशन, माइल्ड जो माइग्रेशन होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं, बैक एक में यूज़ कर सकते हैं, और भी मल्टीपल जो हमारा जॉइंट्स पेन है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी पेन होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं, मेनली ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। ओके, नेक्स्ट इफेक्ट इज एंटीपायरेटिक इफेक्ट। तो एस्पिरिन एक्ट ऑन थर्मोरेगुलेटरी सेंटर सिचुएटेड इन द हाइपोथैलेमस। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एंटीपायरेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमारा हाइपोथैलेमस में फीवर रेगुलेटरी, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर होता है, उस पर एक्ट करता है। जैसे अदर NSAID एक्ट करता है, वैसे एस्पिरिन भी इस पर एक्ट करता है। रिड्यूस एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, प्रमोट हीट लॉस बाय कॉजिंग क्यूटेनियस vasodilation and sweating. They do not affect normal body temperature. And one important point is कि dose of aspirin for antipyretic effect is 2 to 3 gram per day. That dose is similar to the analgesic. Analgesic effect भी हमारा 2 से 3 ग्राम पर डे पे प्रोड्यूस होगा, एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी 2 से 3 ग्राम पे प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट, anti-inflammatory effect. Anti-inflammatory effect of aspirin is at higher dose. The important point is higher dose, that is 4 to 6 gram. हमारा analgesic and pyretic effect जो था हमारा एंटीपायरेटिक वो 2 से 3 ग्राम पे था, बट अगर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब इन्फ्लामेशन हो गया, रेडनेस हो गया, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है वगैरह, ये सब है, तो अगर उसको कम करना है तो इन्हें हमको एस्पिरिन का डोज हमको कितना लेना पड़ेगा? 4 to 6 ग्राम पर डे. The anti-inflammatory suppress sign and symptoms of inflammation. Now the fourth point is anti-platelet and anti-thrombotic effect. The most important point of the हमारा जो है एस्पिरिन का, ये सबसे important point है, क्योंकि सिर्फ हमारा एस्पिरिन ही है जो हमारा एंटी-प्लेटलेट और एंटी-थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो एट विच डोज? एट लो डोज 50 to 325 मिलीग्राम पर डे। 50 to 325 मिलीग्राम पर डे पे कौन सा इफेक्ट हमारा होगा? ये इफेक्ट होगा एंटी प्लेटलेट और एंटी थ्रोम्बोटिक, मतलब थ्रोम्बस को बनने नहीं देता, जो कि जनरली हम लोग कार्डियक पेशेंट में एस्पिरिन यूज़ करते हैं ताकि प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा, तो थ्रोम्बस नहीं होगा, क्लॉट नहीं बनेगा, चाहे वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्रोक हो, और भी अदर जो एस्पिरिन हार्ट के जो अगर पेशेंट है तो उसमें एस्पिरिन यूज़ किया जाता है, जहाँ पे चांसेस हो कि थ्रोम्बस बन सकते हैं, क्लोट एग्रीगेट हो सकते हैं। ठीक है, इट इरिवर्सिबली इनहिबिट प्लेटलेट बाय थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। कैसे हमारा प्लेटलेट को इनहिबिट करता है? देयर इज एरर इन स्पेलिंग मिस्टेक इन द प्लेटलेट। थ्रोम्बोक्सिन A2 विच लास्ट फॉर 8 to 7 days या फिर 7 to 10 days। ठीक है, एस्पिरिन इन हायर डोज दैट इज 2 to 3 ग्राम पर डे इनहिबिट्स बोथ PGI2, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस, हेंस एंटी प्लेटलेट इफेक्ट इज लॉस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको क्या याद रखना कि अगर हम एस्पिरिन का एंटी प्लेटलेट इफेक्ट हम चाह रहे हैं कि एंटी प्लेटलेट इफेक्ट, प्लेटलेट का फॉर्मेशन कम हो, क्लॉट में हम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हमको लो डोज यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज 50 to 325 मिलेगा, क्योंकि
कि अगर हम हायर डोज यूज़ करेंगे 2 to 3 या 4 to 6 मिलीग्राम, तो उस पर क्या होगा, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट हमारा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस डोज पे ये हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन 8 दोनों का सिंथेसिस करेगा, और उस दौरान हमारा सिर्फ एंटी प्लेटलेट इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एस्पिरिन शुड विड्रॉ 1 week prior to elective surgery because of risk of bleeding, not big week। ठीक है। सर्जरी के केस में अगर मतलब इमरजेंसी सर्जरी ना हो तो 1 वीक पहले उसको विड्रॉ कर लेते हैं ताकि ब्लीडिंग का रिस्क ना हो, क्योंकि हमारा हम जान रहे हैं कि 1 डोज ऑफ एस्पिरिन हमारा 8 to 7 डेज तक प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिबिट करता है। इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी है जिसमें ये दिखाया भी गया है कि एस्पिरिन अगर 2 से 3 ग्राम पर डे लेते हैं तो क्या सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इनिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा क्या करता है, वैसोडायलेशन कॉज करता है, तो एंड इनिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन दोनों। अगर एस्पिरिन 2 से 3 ग्राम पर डे ले रहे हैं तो इनहिबिट करता है थ्रोम्बोक्सिन A2 कॉजेज राइज कंसंट्रेशन, प्रमोट प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो अगर सिर्फ हमको थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस को कम करना है तो हमको डोज यूज करना पड़ेगा 50 to 325 मिलीग्राम पर डे, और अगर हम 2 से 3 मिलीग्राम पर डे यूज कर रहे हैं तो दैट इज इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड इनहिबिशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2। क्लियर? Now the next effect is acid-base balance. How aspirin affect the acid-base balance? In therapeutic doses या normal dose जो हमारा aspirin causes respiratory alkalosis, तो which is compensated by the excretion of bicarbonate. But in toxic doses, respiratory center is depressed and can lead to respiratory acidosis, and which is not compensated. This is uncommon metabolic acidosis, या हम लोग यहाँ पे अनकॉमन की जगह हम लोग बेटर वर्ड होगा अनकॉम्पनसेटेड। ठीक है, अनकॉम्पनसेटेड दैट मीन्स अगर नॉर्मल डोज पे ले रहे हैं तो वो तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस प्रोड्यूस करता ही है, बट दैट्स इज बैलेंस बाय द व्हाट, बाइकार्बोनेट। जो एक्सक्रीशन होता है हमारे बॉडी का बाइकार्बोनेट वो बैलेंस होता है, बट अगर हम उसको टॉक्सिक डोज में ले रहे हैं तो वो फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो कॉम्पनसेट नहीं होता तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज एडवर्स इफेक्ट को भी हम मान सकते हैं। यहाँ पे अनकॉमन की जगह होगा अनकम्पनसेटेड। नाउ नेक्स्ट इफेक्ट इज GIT। GIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एस्पिरिन इरिटेट्स द गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड प्रोड्यूस नोजिया, वॉमिटिंग एंड डिस्पेप्सिया। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स CTG सेंटर जो हमारा ब्रेन में प्रोड्यूस होता है उसको भी स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण वॉमिटिंग इंड्यूस होता है। ठीक है, तो GI में ये क्या करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा हो गया, म्यूकोसा इरिटेट का पेप्टिक अल्सर कॉज करने लगेगा अगर हम एडवर्स मतलब एक्सेस डोज में यूज करेंगे तो। द सैलिसाइलिक एसिड फ्रॉम द एस्पिरिन इज ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस इफेक्ट। दैट मीन्स ये इरिटेशन होना, पेन होना, एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्पेप्सिया, ये सारा एस्पिरिन के सैलिसाइलिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं उसके कारण में होता है। नेक्स्ट इफेक्ट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा CDV से। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एस्पिरिन कॉज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन एंड मे ऑल्सो डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिस। ये तो वेरी सिंपल है। जो प्रोलॉन्ग यूज वो अदर NSAID का भी यही CBS पे भी यही इफेक्ट पड़ता है जो एस्पिरिन, और भी दूसरे अगर हम NSAID ग्रुप्स का ड्रग लेंगे तो वो भी सोडियम और वाटर रिटेंशन यूज करेगा और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का इफेक्ट कम करेगा। नेक्स्ट इज urate excretion. Aspirin in the therapeutic dose inhibit urate secretion in renal tubules and increase plasma. In high dose, it inhibit absorption of uric acid in renal tube and it produce uricosuric effect. That's why it is not given in the GOUT patient. ठीक है, GOUT पेशेंट में इसलिए हम इसको नहीं देते हैं क्योंकि ये यूरिकोसोरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने लगता है। नेक्स्ट हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, एस्पिरिन का कहाँ यूज़ करते हैं। तो जैसे अदर NSAID है, हेडेक, माइल्ड माइग्रेन, नॉट सीवियर टाइप ऑफ माइग्रेन, और नॉर्मल माइग्रेन में यूज़ कर सकते हैं। बैक एक, जॉइंट पेन, पुल्ड मसल्स, नोरालजिया, टूथेक एंड डिस्मेनोरिया, जो पीरियोडिक क्रैम्प पीरियड में जो होते हैं, विमेन में जो होते हैं क्रैम्प्स वगैरह पेन, उसमें यूज़ कर सकते हैं। फीवर क्योंकि एंटीपायरेटिक इफेक्ट है इसका। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट,
एक्यूट रूमेटिक फीवर में फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा भी इसके हम कॉन्करेंट और भी ड्रग्स हम देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एस्प्रिन का, जो हम लोग मैं हर बार रिपीट कर रही हूँ, इस स्लाइड में भी करेंगे। एनाल्जेसिक डोज हमारा 2 to 3 ग्राम पर डे इन डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी 4 to 6 ग्राम पर डे इन डिवाइडेड डोज। एंटी प्लेटलेट 50 to 320 मिलीग्राम पर डे। एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक यहाँ से सेम ही होगा, सेम डोज ही होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा ये आता है एडवर्स इफेक्ट। क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है? गैस्ट्राइटिस, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा कि गैस्ट्राइटिस क्योंकि जीआई को इरिटेट करता है। पेप्टिक अल्सर, जीआई ब्लीडिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, टिनिटस, वर्टिगो, ब्रोंकोस्पास, डिपेंड ऑन द पेशेंट के। कोई कोई पेशेंट जो होते हैं जिसमें कि एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, उसमें एस्प्रिन ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करता है। क्यों? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स को इनिबिट करता है ना, जिस वजह से ब्रोंकोस्पाज्म होने के चांस रहते हैं। नॉट ऑल पेशेंट, बट किसी किसी पेशेंट में हो सकते हैं। टिनिटस और वर्टिगो साइन किस में आएंगे? जब सैलिसाइलिज्म, मतलब एस्प्रिन जब टॉक्सिसिटी होने लगता है, एक्सेस डोज ऑफ एस्प्रिन जब लेते हैं तो उसको हम लोग सैलिसाइलिज्म बोलते हैं। तो सैलिसाइलिज्म जो फर्स्ट सिम्टम्स होता है टिनिस ईयर जो होता है हमारा, क्या होता है, लगता है कि कुछ में हियरिंग लॉस, स्वेटिंग, वॉमिटिंग, हाइपरवेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक, ये सारे जो हमारे साइन एंड सिम्टम्स है किसके? सैलिसाइलिज्म के। सैलिसाइलिज्म किसको बोले? एस्प्रिन टॉक्सिसिटी। एस्प्रिन टॉक्सिसिटी हो तो फर्स्ट सिम्टम जो हमारा होगा टिनिटस होगा, जो ईयर में होगा, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ना कान बजना, उस टाइप से आवाज आएगा हमारा टिनिटस, ठीक है। तो ये भी होता है अगर टिनिटस सिम्टम्स कोई बता रहा है कि और वो पेशेंट एस्प्रिन ले रहा है, तो वी शुड रिमेंबर दैट कि दो टॉक्सिक लेवल को वो क्रॉस कर रहा है। एस्प्रिन के नॉर्मल थेरेपेटिक डोज है उसको क्रॉस कर रहा है, इसलिए हो रहा। एक और हमारा एडवर्स इफेक्ट ये होता है रे सिंड्रोम। रे सिंड्रोम कब होता है? जब अकर इन चिल्ड्रन गिवन एस्प्रिन ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन। अगर बच्चे को, जो छोटे बच्चे अगर उनको वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स वगैरह, और उस केस में अगर एस्प्रिन देते हैं तो देयर इज चांसेस कि उसमें रे सिंड्रोम प्रोड्यूस हो, क्योंकि वो डेंजरस हो जाता है। अगर तो इसलिए अवॉइड किया जा सकता है कि चिल्ड्रन विथ वायरल इन्फेक्शन नेवर गिवन एस्प्रिन। एस्प्रिन अगर हम देंगे तो उसमें एक रे सिंड्रोम प्रोड्यूस होगा, और वो सिंड्रोम प्रोड्यूस होगा तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? एक्यूट इंसेफेलोपैथी, फैटी लीवर। इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नेवर गिव एस्प्रिन टू द चिल्ड्रन विथ वायरल फीवर। क्यों? क्योंकि अगर वायरल फीवर में अगर एस्प्रिन देंगे बच्चे को, सिर्फ बच्चे को, तो रे सिंड्रोम प्रोड्यूस होगा, उसके कारण इंसेफेलोपैथी और फैटी लीवर होने लगेगा, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो पेप्टिक अल्सर, ऑब्वियस सी बात है, पेप्टिक अल्सर होगा तो हम लोग उसमें एस्प्रिन नहीं देंगे, ठीक है। और क्योंकि वो और अल्सर को इन्हांस कर देगा। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो ब्लीडिंग इंक्रीज होने लगेगा। एस्प्रिन एलर्जी है तो नहीं देंगे। एस्थमा, क्योंकि ब्रोंकोस्पाज्म होने लगेगा, लास्ट स्लाइड में मैंने बताया। चिल्ड्रन विद वायरल फीवर, अभी लास्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया, रे सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। प्रेगनेंसी लेट ट्राइमेस्टर, ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में नहीं देंगे। सीवियर लिवर डिजीज में, क्योंकि लिवर इनलार्ज हो जाएगा। सीवियर किडनी डिजीज में, ठीक है। ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इन सब केसेस में हम नहीं देते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन, दैट इज एस्प्रिन का किस किस ड्रग के इंट्रैक्शन होगा तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? एस्प्रिन अगर वॉरफिन हमारा क्या है? एंटीकोगुलेंट है, तो ब्लीडिंग क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एस्प्रिन को अगर हेपेरिन से देंगे तो वो भी ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये भी एंटीकोगुलेंट है। एस्प्रिन को मीथोट्रेक्सोट के साथ देंगे तो टॉक्सिसिटी होगा, क्योंकि ये भी हमारा एक तरह NSAID ही है। आइबुप्रोफेन के साथ देंगे तो कार्डियोवास्कुलर जो इफेक्ट हमारा एस्प्रिन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अल्कोहल के साथ देंगे तो जीआई ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन, हाउ वी विल, अभी तक जो हमने जितना भी स्लाइड पढ़ा, हाउ वी विल कंक्लूड दैट कि एस्प्रिन है क्या, या हम लोग ऐसे बोलते हैं क्लिनिकल, व्हाट आर द क्लिनिकल पर्स ऑफ द एस्प्रिन। तो इन शॉर्ट फॉर्म, इन 5 to 6 लाइन वी कैन कंक्लूड द एस्प्रिन दैट कि इट इज इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर, दैट्स व्हाई एस्प्रिन इरिवर्सिबली इनहिबिट कॉक्स एंजाइम, inhibit platelets effects for 7 to 8 days, yet 8 to 10 days. Stop before elective surgery, usually 5 to 7 days if clinically appropriate. Avoid in viral fever, क्योंकि रे फीवर की जगह हम लोग रे सिंड्रोम्स। लो डोज ऑफ MI, prevent same medicines, different dose, different uses.
है ना, क्योंकि एस्प्रिन जो हमारा एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी, एनाल्जेसिक इफेक्ट भी, एंटीप्लेटलेट इफेक्ट भी, तो डिफरेंट डिफरेंट डोज पे उसका डिफरेंट डिफरेंट एक्शन है उसका, लो डोज भी है, हाई डोज भी है। एस्प्रिन टॉक्सिसिटी को सैलिसाइलिक लिगेंड है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे एंड थैंक यू सो मच। Next slide maybe we will cover to the next part of the NSAID.